एवरीवन, वेलकम बैक टू द ताज क्लासेस। हम ये पहले समझ चुके हैं कि किसी बिजनेस के फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पता उस बिजनेस के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस और फाइनेंशियल पोजीशन से चलता है। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस मींस बिजनेस हमारा प्रॉफिट में जा रहा है या बिजनेस हमारा लॉस में जा रहा है, इसकी जानकारी हमें फाइनेंशियल परफॉर्मेंस से चलता है। इसके लिए हम ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम बिजनेस के सारे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू इनकम को दिखाकर हम नेट प्रॉफिट या नेट लॉस निकालते हैं। फाइनेंशियल पोजीशन मींस बिजनेस में हमारा कितना एसेट है, कितना कैपिटल है और हमारी लायबिलिटी कितनी है, इसकी जानकारी हमें फाइनेंशियल पोजीशन से चलता है। इसके लिए हम बैलेंस शीट बनाते हैं। बैलेंस शीट में हम सारे एसेट, कैपिटल और लायबिलिटी को दिखाते हैं। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना हम पहले सीख चुके हैं। आज की क्लास में हम बैलेंस शीट बनाना सीखेंगे। बैलेंस शीट के राइट साइड हम एसेट को दिखाते हैं और लेफ्ट साइड हम कैपिटल और लायबिलिटी को दिखाते हैं। अकाउंटिंग इक्वेशन में हम कैपिटल, लायबिलिटी और एसेट को अच्छी तरीके से समझ चुके हैं। इसे आज थोड़ा सा और हम समझते हैं। कैपिटल वह अमाउंट होता है जो बिजनेस स्टार्ट करने के लिए बिजनेसमैन अपने पास से लगाता है। बिजनेस एंटिटी एजम्पशन के अंतर्गत हम यह समझ चुके हैं कि बिजनेसमैन और बिजनेस अलग अलग होता है। तो जो पैसा बिजनेसमैन अपने पास से बिजनेस में लगाया है, बिजनेस के लिए यह अमाउंट भी लायबिलिटी है, इसलिए कैपिटल को हम लायबिलिटी साइड दिखाते हैं। अब बिजनेस में अगर प्रॉफिट हो रहा है या बिजनेस लॉस में जा रहा है, तो यह प्रॉफिट और लॉस ऑनर का होता है। अगर बिजनेस में प्रॉफिट हो रहा है तो उस प्रॉफिट के अमाउंट को हम कैपिटल में ऐड कर देते हैं, और अगर बिजनेस में लॉस हो रहा है तो उस अमाउंट को हम कैपिटल में से माइनस कर देते हैं। अगर पर्सनल यूज के लिए बिजनेसमैन बिजनेस से अमाउंट निकालता है तो उस अमाउंट को हम कैपिटल में से माइनस कर देते हैं। बिजनेसमैन अपने पर्सनल यूज के लिए बिजनेस से जब पैसा निकालता है तो उसको हम ड्राइंग के नाम से दिखाते हैं। यहाँ पर हम कैपिटल में से ड्राइंग को माइनस कर देंगे। अब अगर बिजनेस बढ़ाने के लिए हम बिजनेसमैन के अलावा कहीं और से पैसे लेकर बिजनेस में लगा रहे हैं तो यह भी बिजनेस की लायबिलिटी है। जैसे किसी बैंक से लोन लेकर हम बिजनेस में लगा रहे हैं तो लोन का अमाउंट बिजनेस के लिए लायबिलिटी है। अब अगर हम क्रेडिट गुड्स परचेज किए हैं जिसका अमाउंट हमें भविष्य में पे करना है तो यह भी बिजनेस की लायबिलिटी है। इसको हम क्रेडिटर के नाम से बिजनेस में दिखाते हैं। अब कोई ऐसा एक्सपेंस जिसे हमें पे करना था लेकिन उसको हम अभी तक पे नहीं किए हैं, यह भी बिजनेस की लायबिलिटी है। इसको हम आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस के नाम से दिखाते हैं। अब कोई ऐसा इनकम जिसको हम एडवांस में रिसीव कर लिए, वह भी बिजनेस की लायबिलिटी है। इसको हम इनकम रिसीव इन एडवांस के नाम से दिखाते हैं। इस तरह ऐसा कोई खर्च जो कि हम अभी तक पे नहीं किए हैं, हमको करना था, वह बिजनेस की लायबिलिटी होती है। इस तरह हम लायबिलिटी को दो कैटेगरी में बांटकर दिखाते हैं। पहला लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, इसको हम नॉन करेंट लायबिलिटी भी कहते हैं। दूसरा करेंट लायबिलिटी। लॉन्ग टर्म लायबिलिटी या नॉन करेंट लायबिलिटी ऐसा लायबिलिटी है जिसका पेमेंट बिजनेस को 1 साल के बाद करना होता है, 2 साल, 3 साल, 4 साल में करना होता है। तो ऐसे लायबिलिटी को हम लॉन्ग टर्म लायबिलिटी या नॉन करेंट लायबिलिटी कहते हैं। जैसे लॉन्ग टर्म लोन, लॉन्ग टर्म लोन का पेमेंट हम 1 साल के बाद, 2 साल, 3 साल, 5 साल, 10 साल में करते हैं।
करेंट लायबिलिटी वह लायबिलिटी होता है जिसका पेमेंट बिजनेस को विद इन अ ईयर करना होता है, जैसे बैंक ओवरड्राफ्ट, बिल्स पेबल, सन्ड्री क्रेडिटर। इस तरह जिस लायबिलिटी का पेमेंट हम एक साल के बाद करते हैं उसको हम लॉन्ग टर्म लायबिलिटी में दिखाते हैं, और जिसका पेमेंट हमें विद इन अ ईयर करना होता है उस लायबिलिटी को हम करंट लायबिलिटी में दिखाते हैं। एसेट में बिजनेस का वह सारा सामान आता है जो बिजनेस बढ़ाने में हमारा हेल्प करता है, जो कैश जनरेट करने में हमारा हेल्प करता है, जैसे फर्नीचर, बिल्डिंग, मशीनरी, इक्विपमेंट, यह सब बिजनेस का एसेट है। अगर कोई गुड्स हम क्रेडिट सेल किए हैं और वह पैसा हमें भविष्य में मिलने वाला है, वह भी बिजनेस का एसेट है। इसको हम बिजनेस में डेटर के नाम से दिखाते हैं। अगर कोई एक्सपेंस जिसको हम एडवांस में पे कर दिए हैं, वह भी बिजनेस का एसेट है। इसको हम प्रीपेड के नाम से बिजनेस में दिखाते हैं। एसेट को भी हम दो कैटेगरी में बांटकर दिखाते हैं। पहला करेंट एसेट, दूसरा फिक्स्ड एसेट। करेंट एसेट वह एसेट होता है जो कि शॉर्ट टर्म का होता है, जो कि विद इन अ ईयर कैश में कन्वर्ट हो जाता है, जैसे स्टॉक, कैश एट बैंक, कैश इन हैंड। फिक्स्ड एसेट में वह एसेट आता है जो कि लॉन्ग टर्म का होता है, जिसका ड्यूरेशन मोर देन 1 ईयर होता है, जैसे फर्नीचर, बिल्डिंग, इक्विपमेंट, मशीनरी, यह सब फिक्स्ड एसेट में आता है। फिक्स्ड एसेट को भी हम दो कैटेगरी में बांट देते हैं। पहला टेंजिबल एसेट और दूसरा इनटेंजिबल एसेट। टेंजिबल एसेट वह एसेट होता है जिसको हम देख सकते हैं, हम छू सकते हैं, जैसे बिल्डिंग, मशीनरी, इक्विपमेंट, यह सब टेंजिबल एसेट में आता है। इनटेंजिबल एसेट वह एसेट होता है जिसको हम देख नहीं सकते, हम छू नहीं सकते, जैसे गुडविल। गुडविल का कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता है, यह किसी बिजनेस का रेपुटेशन होता है। जिस बिजनेस का रेपुटेशन जितना अच्छा होगा वह बिजनेस उतना प्रॉफिट अर्न करेगा। तो गुडविल भी बिजनेस का एसेट होता है, जैसे पेटेंट, पेटेंट भी बिजनेस का एसेट होता है। तो टेंजिबल एसेट में आ जाएगा बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर। इंटेंजिबल एसेट में गुडविल, पेटेंट। अब सारे एसेट्स, करंट एसेट्स और फिक्स्ड एसेट्स और सारी लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी और नॉन करंट लायबिलिटी और कैपिटल को हम बैलेंस शीट में एक मैनर वे में दिखाते हैं, ताकि बैलेंस शीट के यूजर्स को डिसीजन मेकिंग में यह यूजफुल हो। इसको हम दो ऑर्डर में दिखाते हैं। यहाँ हम सबसे पहले समझेंगे कि बैलेंस शीट एक अकाउंट नहीं होता है, यह एक स्टेटमेंट होता है। जब हम ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं तो वहां हम सबसे ऊपर लिखते हैं फॉर द ईयर एंडेड। जिस ईयर का हम अकाउंट बना रहे हैं उस ईयर को हम वहां दिखाते हैं। लेकिन जब हम बैलेंस शीट बनाते हैं तो यहाँ सबसे ऊपर हम लिखते हैं एज एट। जिस डेट को हम यह बैलेंस शीट बना रहे हैं यह बैलेंस उस डेट तक का होता है, यह किसी पीरियड का बैलेंस शीट नहीं होता है। जब से हम बिजनेस स्टार्ट किए हैं तब से लेकर आज तक का यह बैलेंस शीट होता है। जिस डेट को हम यह बैलेंस शीट बना रहे हैं उस डेट तक का यह बैलेंस शीट होता है। बैलेंस शीट को हम दो ऑर्डर में दिखाते हैं, एक ऑर्डर ऑफ परमानेंस और दूसरा ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी। दोनों ही बैलेंस शीट में हम लायबिलिटी और एसेट्स को ही दिखाते हैं, लेकिन दिखाने का ऑर्डर अलग अलग होता है।
ऑर्डर ऑफ परमानेंस में हम लायबिलिटी साइड सबसे पहले हम कैपिटल को दिखाते हैं और कैपिटल में हम जो भी हमारा नेट प्रॉफिट होता है जो कि ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से निकल के आता है उसको हम यहाँ ऐड करते हैं और अगर नेट लॉस होता है तो उसको हम माइनस करते हैं और कैपिटल में नेट प्रॉफिट को ऐड करने के बाद बिजनेस से जो बिजनेसमैन का ड्रॉइंग होता है उसको हम माइनस कर देते हैं, फिर उसको हम यहाँ दिखाते हैं। उसके बाद हम लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज को दिखाते हैं जैसे लोन, फिर उसके बाद हम करंट लायबिलिटी को दिखाते हैं बैंक ओवरड्राफ्ट, सन्ड्री क्रेडिटर, बिल्स पेबल। ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी में हम लायबिलिटी साइड सबसे पहले करंट लायबिलिटी को दिखाते हैं, बिल्स पेबल, सन्ड्री क्रेडिटर, बैंक ओवरड्राफ्ट। उसके बाद हम लॉन्ग टर्म लायबिलिटी को दिखाते हैं जैसे लोन, फिर उसके बाद हम कैपिटल को दिखाते हैं। कैपिटल में हम नेट प्रॉफिट को ऐड करते हैं, ड्रॉइंग और नेट लॉस को हम माइनस करते हैं। ऑर्डर ऑफ परमानेंस में हम एसेट साइड सबसे पहले फिक्स्ड एसेट को दिखाते हैं, गुडविल, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, और फिर हम सारे इन्वेस्टमेंट को दिखाते हैं। फिर उसके बाद हम सारे करंट एसेट्स को दिखाते हैं जैसे क्लोजिंग स्टॉक, डेटर, बिल्स रिसीवेबल, कैश एट बैंक, कैश इन हैंड। और ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी में हम इसके अपोजिट सबसे पहले हम करंट एसेट को दिखाते हैं। इसमें हम करंट एसेट को लास्ट में दिखाते हैं, इसमें हम करंट एसेट को पहले दिखाते हैं, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, बिल्स रिसीवेबल, डेटर, क्लोजिंग स्टॉक। फिर उसके बाद हम इन्वेस्टमेंट को दिखाते हैं। इन्वेस्टमेंट हमारा फिक्स्ड एसेट होता है, लेकिन बाकी के फिक्स्ड एसेट से ज्यादा लिक्विडिटी इन्वेस्टमेंट का होता है, इसलिए इसको हम पहले दिखाते हैं। फिर प्लांट एंड मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग और गुडविल। इस तरह ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी में हम फिक्स्ड एसेट को सबसे लास्ट में दिखाते हैं और ऑर्डर ऑफ परमानेंस में हम सबसे पहले फिक्स्ड एसेट को दिखाते हैं। इस तरह यह हमारा बैलेंस शीट का फॉर्मेट होता है। इसको हम दो ऑर्डर में दिखाते हैं, ऑर्डर ऑफ परमानेंस और ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी। ऑर्डर ऑफ परमानेंस में हम पहले फिक्स्ड एसेट को दिखाते हैं, बाद में करंट एसेट को दिखाते हैं। ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी में पहले हम करंट एसेट को दिखाते हैं, बाद में फिक्स्ड एसेट को दिखाते हैं। ऑर्डर ऑफ परमानेंस में हम पहले कैपिटल को दिखाते हैं, फिर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी को, फिर करंट लायबिलिटी को। और ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी में हम पहले करंट लायबिलिटी को दिखाते हैं, फिर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी को और फिर कैपिटल को। अब एक रह गया कंटिंजेंट लायबिलिटी, इसको हम समझते हैं। कंटिंजेंट लायबिलिटी एक ऐसा लायबिलिटी होता है जिसके बारे में हमें यह पता नहीं होता है कि इसका पेमेंट हमें करना है या नहीं करना है। जैसे लायबिलिटीज फॉर बिल डिस्काउंटेड, जब कोई बिल हम बैंक से डिस्काउंट करवाते हैं तो हमें यह पता नहीं होता है कि ड्यू डेट पर एक्सेप्टर इसका पेमेंट करेगा या नहीं करेगा। अगर एक्सेप्टर पेमेंट कर देता है तो हमारी कोई लायबिलिटी नहीं होती है, लेकिन अगर ड्यू डेट पर एक्सेप्टर इस बिल का पेमेंट नहीं करता है तो बिल डिसऑनर हो जाएगा और वह हमारी लायबिलिटी बन जाएगी। अब कोई केस कोर्ट में चल रहा है, उसका अभी तक डिसीजन नहीं आया है। अगर हम कोर्ट में केस जीत जाते हैं तो हमारी कोई लायबिलिटी नहीं बनती है, और अगर हम केस कोर्ट में हार जाते हैं तो वह हमें पे करना होगा, वह हमारी लायबिलिटी होगी। तो ऐसी लायबिलिटी जिसके बारे में हमें यह पता नहीं है कि इसका पेमेंट हमें करना है या नहीं करना है, वह कंटिजेंट लायबिलिटी कहलाता है। कंटिजेंट लायबिलिटी को हम बैलेंस शीट में नहीं दिखाते हैं, इसे हम फुटनोट की तरह बैलेंस शीट के नीचे दिखाते हैं। आई होप आप बैलेंस शीट के फॉर्मेट को, एसेट्स, कैपिटल और लायबिलिटी को अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्लास में हम एक क्वेश्चन सॉल्व करके इसे और अच्छी तरीके से समझेंगे। थैंक यू।